अच्छा देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्लेन एंगल। तो हमने प्लेन एंगल में डिस्कस किया था कि ये एक डायरेक्शन है और ये दूसरी डायरेक्शन है, और ये अगर मैं देखो ऐसे रखूं तो राइट नो एंगल क्या है, जीरो। और जब मैं इस डायरेक्शन को ऐसे चेंज करूंगा तो ये रोटेशन आएगी, और जब रोटेशन आएगी तो जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, प्लेन एंगल। और ये जो प्लेन एंगल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला प्लेन एंगल 2D है। 2D मतलब ये एक सरफेस पे बनता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये प्लेन एंगल था। अब हम डिस्कस करेंगे एक और एंगल होता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। दो टाइप के एंगल होते हैं, वन इज अ प्लेन एंगल एंड अनदर इज अ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल होता है जो 2D है, और जो सॉलिड एंगल है वो 3D में है। तो अब सॉलिड एंगल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास देखो सॉलिड एंगल क्या है। मेरे पास एक ये 3D बॉडी है, 3D बॉडी। अब ये जो 3D बॉडी आपको नजर आ रही है, इसका मैंने यहां से एक सरफेस लिया। पहले मैं दो लाइन से ले रहा था, दो डायरेक्शन ले रहा था। अब मैंने क्या लिया, 3D बॉडी है और 3D बॉडी का एक सरफेस लिया। उस सरफेस को मैंने देखा कि सेंटर पे वो जब काट रहा हूं तो वो जो सरफेस है, इसका देखो मैंने ये पीस निकाला। तो अगर आप ध्यान से देखो, अंदर भी एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है अंदर एक एंगल बन रहा है। हाँ जी। तो ये जब मैंने ये पीस ऐसे निकाला तो ये अंदर ये सर्फेसेस आपस में क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। और ये जो सर्फेसेस आपस में एंगल बना रहे हैं, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है वो एक 3D स्पेस में बनता है। एक जो 3D रीजन है उसमें जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल is the three-dimensional angle suspended by a given surface at a specific point। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब एक 3D जो एक अरेंजमेंट है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एंगल बनाता है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज योर सॉलिड एंगल। दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, एंड इट इज मैथमेटिकली द रेशो, it is mathematically the ratio of the intercepted surface area, it is the ratio of intercepted surface area of a sphere to the square of radius of that sphere। तो अगर मैंने इसका सॉलिड एंगल, अगर मैंने सॉलिड एंगल निकालना है तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है कि इट इज द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो, जब मैंने प्लेन एंगल डिफाइन किया था तो मैंने सर्कल की हेल्प ली थी। हमने कहा था कि जब हम प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं तो हमने क्या, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी, प्लेन एंगल किया था, तो मैंने सब कुछ कहां से स्टार्ट किया था, सर्कल से। तो सर्कल एक 2D फिगर होगी, और मैंने कहा था कि ये एक रेफरेंस लाइन होगी, और फिर ये डायरेक्शन से मैंने यहां से ये ऐसे घुमाया, तो ये जो न्यू डायरेक्शन आई, इनके बीच में जो रोटेशन हुई, ये मेरा क्या हो गया, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए मैंने जो ज्योमेट्री उठाई थी वो सर्कल था। सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए जो मैं ज्योमेट्री उठाऊंगा वो स्फीयर है। वो क्या है, एक स्फीयर। तो हम जब प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्कल, और जब हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं वी डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ अ स्फीयर। अब देखो मेरे पास ये फुटबॉल, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। अब इस स्फेरिकल बॉडी में से मैंने ये लेट अस से ये जितना व्हाइट वाला पोर्शन है इतना एरिया ले लिया। जो व्हाइट वाला पोर्शन है मैंने इतना क्या किया, एरिया ले लिया। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये सेंटर ऑफ स्फीयर पे कुछ एंगल बना रहा है। ये जो एरिया है ये सेंटर ऑफ स्फीयर पे क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। वो जो एंगल ये सेंटर ऑफ स्फीयर पे बना रहा है उस एंगल को मैं क्या कहूंगा, सॉलिड एंगल। तो एक सर्कल था, उसमें मैंने दो डायरेक्शंस ली, और मैं वो सर्कल के लॉन्ग सेंटर से घूम रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, प्लेन एंगल। अब एक स्फीयर है, उस स्फीयर के ऊपर मैंने एक सरफेस लिया। उस सरफेस को मैंने देखा कि वो जो सरफेस है, वो सारा जो सरफेस है, ये सरफेस का जो सरकमफ्रेंस है आपको नजर आ रही है वाला, ये आउटर जो जगह सारी नजर आ रही है, ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है, ये सारा सेंटर के ऊपर क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। वो जो एंगल बना रहा है उस एंगल को मैं क्या नाम दूंगा, सॉलिड। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये स्फेरिकल अरेंजमेंट है, 3D स्फीयर है ये, ठीक है। इसका मैंने ऊपर टॉप पे ना एक एरिया ले लिया,
जैसे वो मैंने फुटबॉल के ऊपर एक वाइट पोर्शन लिया था, ऐसे ही मैंने ये स्फीयर के बिल्कुल टॉप सरफेस पे मैंने कोई एरिया लिया। हाँ जी, ठीक है। अब वो जो मैंने एरिया लिया, अगर मैं यहाँ पे ये जो आपके ये कॉर्नर्स हैं, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं, देखो ये वाली साइड ऐसे ये पूरा एक सरफेस सेंटर की तरफ आ रहा है। ऐसे अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ, ये यहाँ से ये पूरा एक सरफेस जो है ये सेंटर की तरफ आ रहा है। ऐसे ही टॉप से भी एक सरफेस सेंटर की तरफ आ रहा है, एक नीचे से भी। तो ऐसे सरफेस, ऐसे पूरा सरफेस कहाँ को आ रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे मैंने अभी वो वाटरमेलन में आपको दिखाया था कि ऐसे सरफेस कहाँ जा रहा था? सेंटर की तरफ। ऐसे ये पूरा सरफेस किधर को जा रहा है? सेंटर की तरफ। और जब सरफेस सेंटर की तरफ जा रहा है तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपके पास रीजन है, ये वाला जो आपके पास रीजन है, ये जो सरफेस के बीच में, वो सारे सरफेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को मैंने क्या नाम दिया? उस एंगल को मैंने नाम दिया सॉलिड एंगल। दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। समझ में आया सॉलिड एंगल क्या है? कि एक 3D रीजन है और मैंने एक स्फेरिकल रीजन लिया, उसका जो गिवन आउटर सरफेस है एक पोर्शन लिया, वो पोर्शन सेंटर पे क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है। वो जो पोर्शन सेंटर पे एंगल बना रहा है वो क्या है? मेरा सॉलिड एंगल है। वो जो पोर्शन है वो एक एरिया है, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। उस एंगल को हमने क्या नाम दिया? उसको हमने सॉलिड एंगल का नाम दे दिया। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। और हम सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल, दैट इज ओमेगा, इस सिंबल के साथ। तो वी रिप्रेजेंट सॉलिड एंगल बाय दिस सिंबल एंड दिस सिंबल इज नोन एज ओमेगा। जैसे मैं प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करता था बाय थीटा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय ओमेगा। अच्छा, अब ना ये कुछ ग्रीक लेटर्स हैं जो हम सिंबल की तरह यूज करते हैं। तो मेरे पास ओमेगा जो है ये दो टाइप का है। अपर केस ओमेगा एंड लोअर केस ओमेगा। तो मेरे पास दो टाइप के ओमेगा हैं, एक अपर केस एक लोअर केस, मतलब कैपिटल ओमेगा एंड स्मॉल ओमेगा। अपर केस मतलब कैपिटल, लोअर केस मतलब स्मॉल। अपर केस ओमेगा को मैं ये वाले सिंबल, ये आपने यूज किया हुआ जब आपने इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस निकाली थी आप ओम, तो वहां पे आप ये सिंबल यूज करते थे। इस सिंबल को, ये वाला जो ओम वाला सिंबल है, इसको वैसे हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। पर कौन सा ओमेगा? अपर केस, कैपिटल। और ऐसी एक और ओमेगा भी है जो हम अभी भी यूज करेंगे, एंड दैट इज दिस। ऐसे डब्ल्यू लेके थोड़ा सा घुमा दो, डब्ल्यू लेके थोड़ा सा घुमा दो, तो दिस इज योर लोअर केस ओमेगा। तो दो ओमेगा है। तो आप जब पढ़ोगे ना तो आप नोटिस करोगे दो ओमेगा आएंगे, तो आप कहोगे यार दो ओमेगा, तो एक अपर केस है, एक कैपिटल है, और एक आपका लोअर केस है, स्मॉल है। इसको भी मैंने रोटेशन में यूज करना है। इसको अभी मैं यूज कर रहा हूं कहां पर? सॉलिड एंगल डिफाइन करने के लिए। एंड ये जो ओमेगा है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया ऑफ द सरफेस, ये जो आप सरफेस देख रहे हो, ये वाला जो आपने सरफेस लिया, ये वाला, ये जो पूरा आपने सरफेस टॉप ये उठाया था, ये पूरा का पूरा एरिया जो आपने उठाया था, ये पूरा एरिया डिवाइडेड बाय ये जो आपका वो जो सरफेस है उसका सेंटर से जो रेडियस आ रहा है, जो सेंटर से लाइन आ रही है, तो डिवाइडेड बाय योर आर स्केल। तो दिस इज योर फॉर्मूला। अब वो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। उसमें क्या था? वो सर्कल का जो आर्क था, सर्कल का जो आर्क था, और रेडियस। यहां पे अब स्फीयर है, तो स्फीयर के ऊपर क्या आ रहा है? एरिया। स्फीयर के ऊपर क्या आ रहा है? एरिया। और नीचे क्या हो गया? आर स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? आर स्क्वायर। क्योंकि देखो एरिया में ना दो चीजें होती है, लेंथ ब्रेथ, मतलब दो दो डिस्टेंसेस होते हैं ऐसे, तो नीचे भी वो डबल हो जाएगा। तो जैसे वो आपके पास प्लेन एंगल था तो उसमें सिर्फ लेंथ थी, तो वो लेंथ ओवर आर स्क्वायर। अब एरिया है, तो दो बार एरिया में अगर आप कभी भी देखो तो वो दो बार लेंथ ब्रेथ, या आपके पास अगर पाई आर स्क्वायर मतलब दो बार वो लेंथ मल्टीप्लाई होती, तो नीचे भी उसी को हमने साथ में इनकॉर्पोरेट किया, तो आर स्क्वायर के साथ क्या कर दिया हमने? डिवाइड। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। हाँ, दो सरफेस ऐसे हैं, और एक ना ये ऊपर से, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ साइड वाले बनाए हैं। हाँ, ऑपोजिट भी हैं, ऐसे चार सरफेस आ रहे हैं। हाँ, ऐसे चार सरफेस आ रहे हैं। और एक्चुअली पता है क्या होता है? जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये लिया ना, ऐसे सरफेस बनाया। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं ये इसके ऊपर कोई भी सरफेस लूंगा,
तो उसको जब आप नीचे लोगे ना तो अल्टीमेटली एक कॉनिकल शेप बनेगा, एक कोन टाइप फिगर बनेगी। तो हम जनरली ये सॉलिड एंगल को कोन व्यू ऑफ कोन ऑफ व्यू भी कहते हैं। कोन ऑफ व्यू का मतलब जैसे टेलीस्कोप है, आप टेलीस्कोप ऐसे खोलो, ऐसे वो टेलीस्कोप खोल के आप देखते हो, तो जब टेलीस्कोप देखते हो तो आपको जितना काय दिख रहा है, जितना रीजन दिख रहा है, वो सारा जो रीजन है वो एक अगर कोन की तरह आपके आंखों की तरफ आएगा, तो जो कोन का एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम? सॉलिड एंगल कहेंगे। तो हम सॉलिड एंगल को हम कोन ऑफ व्यू भी कहते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है ये बात? तो ये समझ में आ गई? हाँ जी। नहीं नहीं, ये वाला सिंबल अपर केस है और ये वाला सिंबल लोअर केस है। बाकी बाकी आपके कहने का मतलब कि मतलब पेपर में मेरे को कौन सा लगा, मैंने कौन सा लगाना है? नहीं नहीं, वो क्या होता है कि ये ना हमने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए नाम दिए हुए हैं। जैसे सॉलिड एंगल के लिए हमने ये सिंबल यूज किया हुआ है। तो जब भी सॉलिड एंगल करना है तो मैं ओमेगा कहूंगा तो हम यही यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ओमेगा है। ठीक है, और आगे जहां पे रोटेशन आएगी वहां पे जब मैंने कुछ पढ़ना है तो मैं वहां पे इसको यूज करूंगा। तो वो ये सिर्फ एक सिंबल है, जैसे घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ तो हमने उसका नाम रखना है सोनू मोनू, तो इस तरीके से हमने कोई मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल दे दिया ताकि हमें बार बार सॉलिड एंगल ना लिखना पड़े। ठीक है, तो हम इसको जनरली ओमेगा ही बोलेंगे, पर वैसे ये कौन सा ओमेगा है? अपर केस। दूसरा कौन सा है? लोअर केस। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं नहीं, ये इस पे नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। ये जो है ये कहीं और लगेगा, मतलब ये अलग चीज है। हाँ जी, ठीक है जी। ये मतलब दिस इज नॉट फॉर योर सॉलिड एंगल, ये हम कहीं और यूज करेंगे। इसको हम यूज करते हैं फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको मैं कहाँ यूज करूंगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वहां पे यूज करूंगा। पर ये याद रखना है कि वहां पे भी ओमेगा वर्ड आएगा, तो आप कहोगे सर दो दो ओमेगा कैसे आ गए? तो बेसिकली दो ओमेगा इसलिए क्योंकि ओमेगा एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो ये वाला आपका कैपिटल ओमेगा। हाँ जी, ये ठीक है। ये समझ में आ गया फील्ड ऑफ व्यू? ठीक है। जैसे देखो अगर मैं ये कोन लूं तो देखो ये बेसिकली साइड्स ही है, बस वो गोल हो गई। मतलब जैसे एक स्केयर है तो स्केयर की चार साइड्स हैं, एक पेंटागन की पांच साइड्स हैं, एक हेक्सागन की जो है वो छह साइड्स हैं, एक आपके पास है ऑक्टागन की आठ साइड्स हैं। अच्छा, ऐसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ ना, तो आप क्या नोटिस करोगे? अल्टीमेटली वो एक सर्कल बन जाएगा। अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा? एक सर्कल। तो मैं अगर एक इरेगुलर एरिया उठाऊंगा तो वो ऐसे साइड्स बनेगी, जैसे मैंने इरेगुलर एरिया उठाया। पर अगर मैं रेगुलर एरिया उठाऊंगा तो वो ऐसे कोन कोन की तरह बनेगा। जनरली जब मैं डेफिनेशन दूंगा तो एक पर्टिकुलर, जैसे अब देखो आप जब एंगल बनाते हो, आप ट्रायंगल में भी तो एंगल बनाते हो, आप क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल बनाते हो, पर जब मैंने एंगल को डिफाइन किया तो मैंने हेल्प किसकी ली? सर्कल की। ऐसे ही यहाँ पे भी ये इरेगुलर सर्फेसेस होंगे, वो इरेगुलर सर्फेसेस सॉलिड एंगल बनाएंगे। पर जब मैं डिफाइन करूंगा तो डिफाइन करने के टाइम मैं किसकी हेल्प लूंगा? एक पर्टिकुलर फिगर, वो कौन सी है? स्फीयर। तो मैं स्फीयर के हेल्प से लूंगा, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वो जो सरफेस होगा वो कोन ही बनाएगा, जरूरी नहीं है। ऐसे ही जैसे आप जब एंगल पढ़ते हो तो जरूरी थोड़ा ना कि हर टाइम सर्कल में ही पढ़ते हो, आप ट्रायंगल में भी तो एंगल बनाते हो, तभी वो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम बनाते हैं वहां पर कोई सर्कल तो होता ही नहीं। आप स्केयर में भी तो एंगल बनाते हो, आप रेक्टेंगल में, आपके पास पेंटागन है, तो उन सब में एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल को हम कहीं पे भी यूज कर रहे हैं दो लाइंस के बीच में, पर डिफाइन करने के टाइम हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? सर्कल की। ऐसे ही यहाँ पे हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? एक पेयर की। हाँ जी, क्लियर है? ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हमने देखा कि कोन ऑफ व्यू बन रहा है, ठीक है ना? एक मतलब अगर मैं स्फीयर के ऊपर एक सरफेस लूं तो एक ऐसे कोन बन के आ रहा है, मतलब जैसे ये कोन बन के आ रहा है जो सेंटर पे क्या कर रहा है? एंगल। और ये जो फेस है, इस फेस के अंदर एक एंगल बन रहा है, उस ये फेस अंदर जो आप फेस देख रहे हो इसमें एक एंगल बन रहा है, उस फेस को मैंने क्या नाम दिया? सॉलिड एंगल का नाम दे दिया। तो अब होता क्या है पेपर में ना, हमें सॉलिड एंगल बहुत डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि हम अभी छोटी क्लास में हैं। जनरली कोई बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन भी नहीं करता, जनरली टीचर ना निकाल देते हैं ऐसे ही कि लोड नहीं है। पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सारी दुनिया ना 3D देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पूरा स्पेस जब देख रहा हूं तो ये 3D है। तो जब मैं किसी रीजन को देख रहा हूं ना तो वो सारा रीजन मेरे आंखों में एंगल बना रहा है, और वो जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है? सॉलिड एंगल। तो हमें ये पता होना चाहिए, हम ये पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल कैसे बनता है। और अगर मैं यहाँ पे एक पूरा स्फीयर लूं तो पूरे स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे एक पूरे
सर्कल में मैं जाता हूं, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता हूं, तो मेरा 360 डिग्री बनता है, जिसको मैं 2 पाई रेडियन बोलता हूं। ऐसे ही था ना, जब मैं एक पूरे सर्कल में घूमता हूं, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता हूं, तो मेरा जो एंगल है वो कितना बनता है, 360 डिग्री, या उसको मैं क्या कहता हूं, 2 पाई रेडियन। ऐसे ही जब मैं पूरे स्फीयर पे घूमूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं ना 3D में, अगर मैं पूरे आसपास रीजन को देख लूं, तो मैं एक पूरा स्फेरिकल रीजन देख रहा हूं। मतलब मैं अगर अपने आसपास पूरा एक रीजन देखूं, मेरे आसपास का पूरा रीजन अगर मैं देखूं, तो वो क्या हो गया, एक स्फेरिकल रीजन हो गया। अगर मैं 3D के हिसाब से देखूं कि मेरी आईज जो है वो लेट अस से 1 मीटर तक यहां देख सकती हैं, फिर 1 मीटर यहां देख सकती हैं, 1 मीटर यहां देख सकती हैं, 1 मीटर इधर, 1, तो मेरी आंखें अगर 1 मीटर तक देख सकती हैं यहां, तो ये यहां की जगह, हर जगह मेरी आंखें 1 मीटर तक देख सकती हैं, और वो पूरा का पूरा रीजन एक क्या बन जाएगा, एक स्फीयर, क्योंकि मैं हो गया सेंटर पे और मेरी आंखें पूरे 1 मीटर का रीजन देख रही हैं, तो मेरे को पूरा जो रीजन नजर आ रहा है वो क्या है, एक स्फीयर। और अगर मैं उस पूरे स्फीयर को सॉलिड एंगल में डिफाइन करूंगी, उस पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना बनेगा, तो एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एक पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 4 पाई। कितना बनेगा, 4 पाई। तो हमारे पास आ गया फॉर 1 कंप्लीट स्फीयर, अगर मैं पूरे कंप्लीट स्फीयर की बात करूं, तो फॉर 1 कंप्लीट स्फीयर जो मेरा सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बन गया, दैट इज एरिया कितना बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, सो दैट इज 4 पाई, दैट इज 4 पाई। और प्लेन एंगल का हमने यूनिट क्या रखा था, रेडियन, ठीक है। इसका जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट, तो ये रेडियन के आगे मैंने स्टी लगा दिया, स्टीरेडियन, तो रेडियन के आगे मैंने स्टी लगा दिया। देखो पता है क्या, अभी ना हमारे पास थोड़ा टाइम है, अभी तो आपके स्कूल शुरू होने हैं, हाँ जी, आज हो गए, अभी होने हैं, आपके हो गए, बस से होने हैं। तो हम ना अभी थोड़ी वो बातें समझ सकते हैं जो फिजिक्स को ना अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी ना उतनी आपको फिजिक्स अच्छी लगेगी। अगर रट्टा मार के करोगे तो फिर ऑब्वियसली जैसे सब कहते हैं कि यार बोरिंग है, तो फिर वो यार डराती है, डराती इसलिए क्योंकि आप समझ नहीं रहे, आप उसको फील नहीं कर रहे। अगर आप फील करके पढ़ोगे ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये सॉलिड एंगल है, किसी को पूछोगे वो कहेगा यार सॉलिड एंगल लैंड है यार, ये तो बड़ी डरावनी, ये डरावनी, अब कैसे डरावनी, अगर आप एक एरिया को देख रहे हो, वो एरिया आपकी आंखों में क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, लाइंस के बीच में एंगल, प्लेन एंगल, वो एरिया जो एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल हो गया, सॉलिड एंगल, ठीक है। बेसिक बातें तो उसकी समझ ही सकते हैं, एक पूरे सर्कल का जो आपका गिवन थीटा है वो क्या है, 2 पाई रेडियन, तो पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना हो गया, 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई एस टी ई आगे लगा देंगे, स्टेरेडियन। और ये जो स्टेरेडियन है इसको मैं ऐसे एस आर के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मैं रेडियन को आर ए डी से लिखता था, तो रेडियन को मैं आर ए डी के साथ लिखता था, तो स्टेरेडियन को मैं एस आर के साथ लिख सकता हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो अभी मैंने एक बात बोली, मैंने बोला कि जनरली जब आप वो ऐसे स्फीयर का सरफेस देखते हो, तो वो जो स्फीयर का सरफेस आप देखते हो वो आपकी आंखों में एक कॉनिकल सा व्यू बनाता है, तो हम उसको कोन ऑफ व्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक जनरली हमें जो क्वेश्चन आएगा, अभी +1 में नहीं आएगा सॉलिड एंगल के साथ रिलेटेड क्वेश्चन, +2 में जब हम पढ़ेंगे जनरली आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम स्पेस को पढ़ेंगे। तो जब हम स्पेस को पढ़ेंगे वहां पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये 3D एंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा, तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि ना अगर अभी आप सुन लोगे और फिर आगे जाके आप उसको फिर दोबारा देखोगे, तो ब्रेन में ना वो चीज प्रॉपर, हाँ अगर आपने अगले साल जाके बस न्यूमेरिकल करते देखी, तो वो चीज दिमाग, आज कुछ देखा उसको दोबारा से देखा, दोबारा से पढ़ा, तो वो दिमाग में पक्की हो जाती। तो अभी हम एक इसका कंसेप्ट करेंगे। अब देखो मेरे पास ये जैसे एक कोन है, अभी हमने दिखाया कि कोन के अंदर वो जो पूरा कोन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये उसके जो सरफेस हैं ये वाले, उनके बीच में ये आपका सॉलिड एंगल बन रहा है, ये ऐसे सॉलिड एंगल बन रहा है, हाँ जी बन रहा है सॉलिड एंगल। अब ये एक पर्टिकुलर कोन है, अगर मैं इस कोन को ध्यान से देखूं,
तो इस कोन का ये वाला जो रीजन है, ये इसका बेस है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला इतना पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका क्या है, ये बेस है। तो आपको बेस नजर आ रहा है, और ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली चीज, ये इसकी क्या है, ये इसकी हाइट है। तो आपको ये बेस नजर आ रहा है, हाइट नजर आ रही है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक ये बेस को देखूं, तो ये जो बेस है ये एक रेडियस, नीचे कोन का रेडियस हो गया। हाँ जी, ठीक है। और अगर मैं यहां से, तो ये अगर मैं नोटिस करूं तो ये मेरी क्या होगी, हाइट, ये हाइट बन गई। हाँ जी, ठीक है। और अगर मैं ये वाली जगह को देखूं, तो ये आपकी स्लांट हाइट बन गई, एल। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल बन गया, देखो, क्योंकि मैंने कोन का सेंटर उठाया, मैंने ऊपर एपेक्स, और एपेक्स से मैं सिर्फ कहां जा रहा हूं, सेंटर, और एपेक्स से सेंटर जा रहा हूं, तो ये कोन का मेरा क्या आ गया, सेंटर। और फिर मैंने ये लाइंस बनाई हैं, ये मैंने हाइट को और ये स्लांटिंग हाइट को इनको जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल। अब जब ये ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रायंगल के बीच में ना ये जो एंगल बना, ये वाला, ये एंगल आपका प्लेन एंगल है। ये ट्रायंगल के बीच में एंगल बना। हाँ जी, ठीक है, ये एंगल ट्रायंगल के बीच में बना, तो ये आपका प्लेन एंगल है। और अगर मैं इस कोन का, ये जो आपका ये नीचे ये एरिया बन रहा है, अगर मैं इस कोन का सॉलिड एंगल निकालना चाहता हूं कि यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, तो वो जो सॉलिड एंगल होगा, इसको आपने याद रखना, मतलब ये फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं करेंगे, हमने याद रखना है। तो वो जो हमारा सॉलिड एंगल बनेगा, दैट विल बी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात है कि सर आप कोन क्यों लेके बना रहे हो, तो अभी मैंने बताया कि जनरली मैं स्फेरिकल रीजन देखूंगा, उस स्फेरिकल का एक पोर्शन देखूंगा, वो जो पोर्शन होगा वो मेरे आंखों में एक कॉनिकल व्यू बनाएगा। वो जो कॉनिकल व्यू मेरे आंखों में बन रहा है, अगर मैं उस कोन को समझ पाया, तो मैं उस कोन के हेल्प से ये सॉलिड एंगल निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें थीटा समझ में आ गया क्या है। वो जो कोन बन रहा है, उस कोन के एपेक्स से जो आपका नीचे बेस है उसका सेंटर, और जो आपकी हाइट और जो आपकी स्लांटिंग हाइट, उनके बीच में वो तीन लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल में जो ये एपेक्स वाला और स्लांटिंग हाइट, ये जो है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये आपका कौन सा एंगल हो गया, प्लेन एंगल। और ये जो प्लेन एंगल है, जनरली मेरे को एच एंड आर दिए होंगे, स्लांटिंग हाइट कम दी होती है। जनरली मेरे को कोन का दिया होगा, एक हाइट दी होगी, एक मेरे को ये दिया होगा गिवन आर। तो आप यहाँ पे कॉस थीटा, अगर आपने कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया एच बाय एल। हाँ जी, ठीक है। और एल अगर निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। हाँ जी, क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस समझ में आ गया। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस समझ में आ गया क्या है। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा गिवन एंगल का कंसेप्ट है। क्लियर है जी सारे।